Students, बच्चों, the topic that we are going to study today is Pareto optimality conditions या इसको Pareto marginal conditions भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, या Pareto optimality condition and perfect competition या Pareto marginal conditions and perfect competition, इन दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है क्या? वैसे प्रोफेसर पेरेटो है जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ना टोटल 7 कंडीशंस डिस्कस करी हैं। वो 7 कंडीशंस, वो वाली 7 कंडीशंस हैं कि अगर ये 7 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं इकोनॉमी में तो सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा का मतलब है कि अगर ये 7 कंडीशंस जो पेरेटो ने डिस्कस करी है ना, अगर वो 7 कंडीशंस पूरी हो जाए इकोनॉमी में तो कंज्यूमर के लिए भी सब कुछ अच्छा होगा, कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा होगा, फर्म के लिए भी अच्छा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होगा, मतलब और जो बोरर और लेंडर्स के लिए भी अच्छा होगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी, मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। तो ये 7 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इन्हीं 7 कंडीशंस को हमने स्टडी करना है आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ये देखिए, हमने 7 कंडीशन मैंने पहले ही लिख दी, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ये पहली कंडीशन है, दूसरी, थर्ड कंडीशन, तो ऐसे ही टोटल 4th, 5th, 6th और 7th कंडीशन मैंने ब्रीफ उसकी वर्डिंग लिख दी ताकि थोड़ा हम टाइम सेव कर लें वीडियो को छोटा बनाने के लिए। तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बेटा हम स्टडी करने लगे हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कमोडिटीज़। दिस कंडीशन इंश्योर्स द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कमोडिटीज़। दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी, दोनों ही 2 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। दोनों ही सॉरी ये को पहला इसको दोबारा समझा दूँ। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि 2 कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, दोनों के पास 2 कमोडिटीज़ हैं, एक्स और वाई। इनके पास भी एक्स एंड वाई दोनों की कंजम्पशन कर रहे हैं। ए के पास एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाई की क्वांटिटी कम है, बी के पास एक्स की कम है, वाई की ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जिसके पास जो कमोडिटी ज़्यादा है वो कमोडिटीज़ दूसरे को देगा और जो कमोडिटी कम है वो दूसरे से ले लेगा, यानी कि एक्सचेंज कर लेंगे वो आपस में ताकि उनको मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल जो एलोकेशन है 2 कमोडिटीज़ की एक्स एंड वाई, 2 कमोडिटीज़ की एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ की एलोकेशन बिटवीन कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी ऑप्टिमम हो, बढ़िया हो। तो उसके लिए ज़रूरी है इस पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई फॉर कंज्यूमर ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई फॉर कंज्यूमर बी। तो ये हम इसको एक डायग्राम से प्रूव करेंगे। डायग्राम में देखो बच्चे, ये एक्सिस कंज्यूमर ए का है और ये 0- एक्सिस कंज्यूमर बी का है, राइट। ये O- है कंज्यूमर बी का, इधर एक्स कमोडिटी है और इधर वाई कमोडिटी है। तो एक्स के कंज्यूमर ए के हम 3 इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा पढ़े हुए हैं। ये 3 इंडिफरेंस कर्व हैं कंज्यूमर ए के, A1, A2 एंड E3। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इधर ऐसे ही बी के भी 3 इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे हम। तो उससे पहले ना एक ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व मैं पहले बनाने लगा हूँ। एज पर रूल ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व बाद में बनना चाहिए, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व को मैंने पहले बना दिया। बी के कंज्यूमर बी के 3 इंडिफरेंस कर्व बच्चे बनाते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट होके जाएंगे। ये बी का पहला, ये बी का दूसरा और ये बी का तीसरा। ये है B1, B2 और B3। ये इन 3 पॉइंट्स पर दोनों के इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है।
जहाँ पर दोनों के इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं ना, इसका मतलब है वहाँ पर दोनों कंज्यूमर्स के जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दो कमोडिटीज़ की वो बराबर है। तो इसी जो टेंजेंट वाले पॉइंट पर अगर वो दोनों कंज्यूमर अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं तो दोनों का मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट होगा। दोनों की यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है वो इसी पॉइंट्स ए बी एंड सी पर ही टोटल सेटिस्फेक्शन उनका मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब दोनों के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो, यानी कि दोनों के इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट हो, तो देयर विल बी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई बिटवीन टू कंज्यूमर ए एंड बी। और ये जो कंडीशन है ना ऑप्टिमम की, दिस इज सेटिस्फाइड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई फॉर ए और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई फॉर बी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। तो ये कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन में सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से बेटा दूसरी कंडीशन भी ऐसी है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी ऑप्टिमम एलोकेशन हो। तो हम यहाँ पर दो फैक्टर्स मान रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी, दोनों ही लेबर एंड कैपिटल को यूज़ कर रही हैं और दोनों के पास जो लेबर एंड कैपिटल की क्वांटिटी है ना बेटा वो अलग अलग है। किसी फर्म के पास लेबर ज़्यादा है, किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है। तो जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो अपनी लेबर दूसरे फर्म के साथ एक्सचेंज कर लेगा और उससे कैपिटल ले लेगा, यानी कि एलोकेशन जो है ना दोनों फैक्टर्स की, लेबर एंड कैपिटल की, वो आपस में कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और इस एक्सचेंज से दोनों को बेनिफिट होगा और दोनों का बेनिफिट उस समय मैक्सिमम होगा, यानी कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स उस समय होगा जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर फर्म ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर फर्म बी, जब ये सेटिस्फाई होगा। और ये तब इक्वेशन सेटिस्फाई होती है जब दोनों के आइसोक्वेंट जो हैं, आइसोक्वेंट ऑफ फर्म ए और आइसोक्वेंट ऑफ फर्म बी दोनों बराबर होंगे, टेंजेंट होंगे। तो सेम ऐसी ही डायग्राम है जो हमने पहले बनाई है। उधर हमने कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई लिया था, इधर हमने लेबर एंड कैपिटल लेनी है। तो इंडिफरेंस कर्व की तरह ही आइसोक्वेंट बनेंगे फर्म ए के भी और फर्म बी के भी। तो मैं पहले फर्म ए के 3 बना लेते हैं, सफिशिएंट है, 1 2 and 3। दिस इज फर्स्ट आइसोक्वेंट ऑफ फर्म ए, सेकंड आइसोक्वेंट ऑफ फर्म बी एंड थर्ड आइसोक्वेंट ऑफ फर्म ए, सॉरी तीनों ए के हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व वैसे ही सेम डायग्राम है, सिर्फ लेबर एंड कैपिटल लिया है और यहाँ फर्म ए और फर्म बी लिया है और बी के 3 आइसोक्वेंट, फर्म बी के, ये फर्म बी का पहला आइसोक्वेंट, दूसरा आइसोक्वेंट और तीसरा। उसी पॉइंट्स पर टेंजेंट करवाने हैं, B1 B2 और B3। इन 3 पॉइंट्स पर A B और C पर आइसोक्वेंट दोनों फॉर्म्स का आइसोक्वेंट टेंजेंट है। तो इसलिए अगर एक्सचेंज होगा तो इसी पॉइंट्स पर ही होगा जहाँ पर दोनों के आइसोक्वेंट टेंजेंट है, यानी कि दोनों के जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ऑफ फर्म ए एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर फर्म बी दोनों इक्वल होंगे। और ये कंडीशन भी परफेक्ट कंपटीशन में सेटिस्फाई होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ही MRTS/LK ऑफ फर्म ए इज इक्वल टू MRTS/LK ऑफ फर्म बी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल, या इसको और भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू वेज रेट ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन होगी। और जब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो दोनों फॉर्म्स में ऑप्टिमली एलोकेटेड हुए, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन हुई है दोनों फैक्टर्स की। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड कंडीशन है ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन।
जो स्पेशलाइजेशन प्रॉपर हो, मतलब अगर दो फर्म्स ए एंड बी दो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं एक्स एंड वाई को, तो दोनों ही मतलब ए फर्म उस कमोडिटी की ज़्यादा प्रोडक्शन करे जिसमें वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, और बी फर्म भी उस कमोडिटी की प्रोडक्शन करे जिसमें वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, इसको हम इन दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के साथ शो कर सकते हैं। तो ये फर्म ए का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है टी ए, और फर्म बी का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है टी बी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये शो करता है, ध्यान से सुनना बच्चे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि अगर अब फर्म अपने फैक्टर्स और प्रोडक्शन को सही ढंग से यूज़ करे, टेक्नोलॉजी को सही ढंग से यूज़ करे, तो इसी कर्व के ऊपर कहीं पर भी प्रोडक्शन कर सकती है, इसके बाहर नहीं कर सकती। ठीक है, अभी फर्म अगर सी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रही है ना फर्म ए, तो बेटा इसका मीनिंग है सी पॉइंट पर फर्म ए एक्स कमोडिटी की ओ डी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और वाई कमोडिटी की सी डी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। फर्म बी अगर इस ई पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रही है, इट मीन्स वो एक्स कमोडिटी की ओ एफ यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ई एफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो अब इनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वो स्पेशलाइजेशन वहाँ पर पॉसिबल होगी जहाँ पर दोनों के जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है फर्म ए का एक्स एंड वाई कमोडिटी के लिए, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है फर्म बी का फॉर एक्स एंड वाई, दोनों इक्वल। तो इसके लिए दोनों कर्व को एक ही डायग्राम में हम बनाते हैं। ये देखो, ये पता क्या किया गया है एक्चुअल में, ये बी का कर्व इधर बना रही है, यानी बी का एक्सिस उल्टा दिया। अब इसके ऊपर ए के ऊपर बी वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर्व लेके आना है एक ही डायग्राम, इसलिए ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले इधर फर्म ए को लिया बेटा, इधर फर्म बी को लिया। ए का एक्सिस है ओ, इसका बी का एक्सिस है ओ डैश। तो ए का जो ट्रांसफॉर्मेशन करना टी ए ये बनाते हैं, ये है बेटा टी ए का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। बी का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऐसे बना दिया हमने, इसको नेम दे दिया टी बी। पहले वो इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है जे। इट मीन्स कि जो फर्म ए है ना वो एक्स कमोडिटी की ओ डी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है और वाई कमोडिटी की जे डी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। और जो फर्म बी है ना उसके लिए मैं इसको नीचे ले आया और इसको भी इधर लगा दिया हमने। बी फर्म ये जो इधर एक्स कमोडिटी है ना, इधर कमोडिटी एक्स है, उसकी ओ डैश एफ यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ये ओ डैश एच यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। इसको मैं इधर भी मिला देता हूँ, राइट, इसको पॉइंट जी दे देते हैं। यानी कि एक्स कमोडिटी की टोटल प्रोडक्शन है बेटा, एक्स कमोडिटी की दिस मच जी एच जी जे प्रोड्यूस कर रही है फर्म एक्स, फर्म ए, और इतनी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि इतनी प्रोड्यूस ओ डैश एफ या जे एच प्रोड्यूस कर रही है फर्म बी। और वाई कमोडिटी की टोटल प्रोडक्शन है एफ डी, जिसमें से फर्म ए की है प्रोडक्शन इतनी और फर्म बी की प्रोडक्शन है इतनी एफ जे। पर ये फर्म जे जो है ना पॉइंट, ये ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो है वो टेंजेंट नहीं है। तो ऑप्टिमम पोजीशन वहाँ आती है जहाँ के दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन कर्व टेंजेंट हो। तो टेंजेंट के लिए हम बी के एक्सिस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे बेटा। बी के एक्सिस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, राइट। इसको नेम दे दिया ओ
डबल डैश, ये ओ डैश था, ये ओ डबल डैश है। और ये जो टी बी कर्व था ना, इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा के ले गए और यहाँ से टेंजेंट करवा दिया, इसको नाम दे दिया टी डैश, इसको नेम दे दिया बी डैश। अब ये जो आर पॉइंट है ना, ये वाला इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। आर पॉइंट पर टोटल प्रोडक्शन जो वाई कमोडिटी की हो गई है, यहाँ से एम एन हो गई वाई की प्रोडक्शन और एक्स की प्रोडक्शन हो गई है बच्चे ये के और क्यू। एक्स की प्रोडक्शन होगी के क्यू, पहले कितनी थी, दिस मच जी एच थी, यानी कि एक्स की प्रोडक्शन दिस मच इंक्रीज कर गई। वाई की प्रोडक्शन पहले थी एफ डी, अब हो गई एन एम, तो वाई की प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर गई। तो कहाँ, जहाँ पर दोनों के जो ट्रांसमिशन कर्व है वो उनकी स्लोप बराबर, यानी कि वो टेंजेंट हो गए, तो ऑप्टिमम जो है यानी कि बढ़िया डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गई। हर फॉर्म अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली एक्स एंड वाई कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी। जो फॉर्म एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है वो एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जो फॉर्म वाई की प्रोडक्शन में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है वो वाई ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। और ये कंडीशन भी परफेक्ट कंपटीशन में सेटिस्फाई होती है। परफेक्ट कंपटीशन में ही एम आर टी एक्स वाई ए, एम आर टी एक्स वाई बी और प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन इंश्योर करती है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फैक्टर्स तभी ऑप्टिमली एलोकेट होंगे अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ए एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर फॉर फॉर्म बी दोनों सेम हो। ठीक है, तो इसके लिए दोनों फॉर्म के ना हमें प्रोडक्शन जो फंक्शन ड्रॉ करने पे रहेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन कैसे आता है मैं आपको रफ में बना के दिखाता हूँ बेटा। यहाँ हमने कोई फैक्टर लिया, मान लीजिए लेबर है, और यहाँ हमने वर्टिकल एक्सिस में आउटपुट ली, तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये फॉर्म ए का, ऐसे ही फॉर्म बी का। ठीक है, अब यही फॉर्म का ए का और बी का हम बनाएंगे। इधर हमने, इधर एक्सिस पर फॉर्म ए है और इधर फॉर्म बी है। ठीक है, ये बच्चे ये फॉर्म ए का प्रोडक्शन फंक्शन हमने बना दिया ओ ए, और उसके ऊपर हमने ये फॉर्म बी का बना दिया ओ डैश बी। पहले इस पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रही, फॉर्म ए जो है वो इतना ओ एम फैक्टर लेबर सपोज यूज़ कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है कमोडिटी की आर एम। फर्म बी जो है वो इतना फैक्टर यूज़ कर रही है ओ डैश पी और प्रोडक्शन कर रही है पी आर, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कमोडिटी प्रोडक्शन कितनी है पी एम। पर ये पी ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है, मैं इसको रब करता हूँ। पी जो है ना वो ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है। पी ऑप्टिमम पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की स्लोप जो है ना वो बराबर नहीं है, कट कर रही है। ऑप्टिमम पॉइंट वो होगा जहाँ पर इसका प्रोडक्शन फंक्शन ए का और बी का प्रोडक्शन फंक्शन एक दूसरे के टेंजेंट हो। तो उसके लिए हम बी के एक्सिस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। फॉर्म बी का एक्सिस ओ डबल डैश आ गया, और ये जो ओ डैश बी वाला ट्रांसमिशन कर्व था ना बेटा, वो अब हम यहाँ पर होंगे बी डैश। अब क्यू पॉइंट ऑप्टिमम है क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है। अब जो टोटल प्रोडक्शन हो गए ना बच्चे, यहाँ पर वो हो गई एस के, पहले थी पी एम, यानी कि अब इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि दोनों की जो स्लोप है वो बराबर हो गई, यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे के टेंजेंट हो गए। यानी कि यहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर फॉर फॉर्म ए इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर फॉर फॉर्म बी हो गई। और ये कंडीशन भी बेटा परफेक्ट कंपटीशन में सेटिस्फाई होती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये इक्वेशन है। तो दिस कंडीशन इंश्योर्स ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स, कि फैक्टर जो हैं वो
कौन सी फर्म के पास कितने होने चाहिए। ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जितनी जो प्रोडक्शन है ना दो कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई की, वो जितनी कंज्यूमर को चाहिए उसके बराबर है। ठीक है, मतलब कंज्यूमर को जितनी एक्स एंड वाई चाहिए अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए, उतनी ही प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा एक्स एंड वाई के लिए। तो इसको यानी कि MR मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई फॉर कंज्यूमर एंड ये प्रोड्यूसर का। तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके दो एक्सिस बनाए हमने, एक ये और एक ये प्रोड्यूसर का है, ये कंज्यूमर का है। प्रोड्यूसर का मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने ये बना दिया। ठीक है, ये प्रोड्यूसर का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB। क्लियर। अब कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व हम दो बनाते हैं बच्चे, एक यहाँ पर, पहले यहीं पर बनाते हैं। ये Q पॉइंट जो है वो पहले Q पॉइंट पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रही है। प्रोडक्शन देखते हैं Q पॉइंट से बच्चे, एक्स कमोडिटी, इधर एक्स कमोडिटी है, इधर वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी है। ठीक है, एक्स की प्रोडक्शन है OM, वाई की प्रोडक्शन है QM। उसमें से कंजम्पशन जो है वो है QN ऑफ कमोडिटी Y एंड O-N ऑफ कमोडिटी X। O-N या इसको मैं कह दूँ RM ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन है OM, उसमें से कंजम्पशन कितनी है RM, और Y की QM प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है QN, राइट। पर ये Q ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर नहीं है। स्लोप वहाँ पर बराबर होती है जहाँ पर दोनों टेंजेंट हो। उसके लिए ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना बच्चे, इसको हम ऊपर शिफ्ट करवाएंगे IC2। अब ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया P पॉइंट पर एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन है OM1, वाई की प्रोडक्ट OM1 और वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन है PM1, जिसमें से कंजम्पशन कितनी करता है कंज्यूमर, PN1 कंजम्पशन करता है वो कमोडिटी वाई की, और O-N1 कंजम्पशन करता है एक्स की। जो बाकी की अमाउंट है ना दोनों कमोडिटीज़ की, इट विल बी यूज्ड बाय अदर कंज्यूमर्स। क्लियर है बच्चे। और ये कंडीशन भी बेटा परफेक्ट कंपटीशन में सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन कि मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर हो। मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई फॉर प्रोड्यूसर इज इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई फॉर कंज्यूमर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। नाउ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर यूनिट्स टाइम। कि फैक्टर यूनिट है कोई भी फैक्टर है, यानी कि मान लीजिए लेबर है, वो लेबर का जो लेयर और उसकी इनकम का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होना चाहिए। देखो समझो बच्चे, अगर वर्कर ज़्यादा लेयर आवर्स काम करता है ना, ज़्यादा अपने लेयर आवर्स को सेक्रीफाइस करता है, यानी कि लेयर आवर्स को कम कर देता है, तो ज़्यादा काम करके वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। इन दोनों में कन्फ्लिक्ट है ना। मैं दोबारा समझाऊँ, ध्यान से समझना बेटा। अगर वर्कर जो है लेयर आवर्स बढ़ाता है, मतलब आराम के घंटे बढ़ाता है, तो उसका इनकम जो है वो कम हो जाएगी। अगर लेयर आवर्स कम करता है यानी कि कम घंटे आराम करता है, तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम को गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर के साथ शो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इनकम कम होगी गुड्स प्रोड्यूस्ड कम होंगी, अगर इनकम जो है ज़्यादा होगी तो गुड्स प्रोड्यूस भी ज़्यादा होंगी। तो ये हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया, प्रोडक्शन यूनिट्स का और फैक्टर लेयर। ये नेगेटिव स्लोप का है क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर लेयर आवर्स वो ज़्यादा रखेगा तो इनकम उसकी कम हो जाएगी, और अगर लेयर आवर्स कम करेगा, कम घंटे आराम करेगा, तो इनकम बढ़ जाएगी। तो ये उसके दो इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1 और
IC2, ये P प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये P इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, और ये कंडीशन भी बेटा परफेक्ट कंपटीशन में सेटिस्फाई होती है। अगला है ऑप्टिमम इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ फंड्स। इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि जो फंड्स है ना, दो अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए वो उनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो। मतलब दो अलग अलग टाइम पीरियड्स का मतलब है जो बोरर और लेंडर, मतलब पैसे को बोरर अभी यूज़ कर रहा है, लेंडर ने फ्यूचर में यूज़ करना है, दोनों को यूटिलिटी मिलती है, तो उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना ऑफ एसेट एट टू टाइम पीरियड मस्ट बी द सेम फॉर द टू इंडिविजुअल। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ मनी फॉर कंज्यूम फॉर पर्सन ए फॉर करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड, 0 मतलब करंट पीरियड, 1 मतलब फ्यूचर, ये दोनों पर्सन के लिए ए और बी के लिए बराबर होना चाहिए, यानी कि बोरर और लेंडर के लिए बराबर होना चाहिए। तो इसको एक डायग्राम से हम शो कर सकते हैं बच्चे। ये है ए बी, क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है बोरर का, और IC1 IC2 है इंडिफरेंस कर्व ऑफ द लेंडर। तो इस ई पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व ऑफ लेंडर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ बोरर आर मतलब इक्वल, यानी कि उनकी स्लोप बराबर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ये 7 कंडीशंस हैं बच्चे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की। जब ये 7 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फर्म्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, एवरीबॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसीलिए इसको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस कहते हैं कि जब ये कंडीशंस पूरी हो रही है ना तो सिचुएशन ऑप्टिमम है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना। ऑल द बेस्ट।